हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी फूड इंस्पेक्टर एग्जाम को देखते हुए मैं यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एक अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित होगा। आप अपने आप को परखेंगे कि आप कितने तैयार हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 1955, 15 अगस्त 1955, 30 सितंबर 1955 या 18 दिसंबर 1955। इसमें आपको आंसर बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत गन्ना क्या है? खाद्य फसल नहीं है, खाद्य फसल है, जायद फसल है, नकदी फसल है। याद रखना, आपको जो बताना है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा में जो कहा गया उसको बताना, न कि जायद फसल, नकदी फसल, इस प्रकार। तो आपको यह आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, खाद्य फसल, क्योंकि उसमें गन्ना को क्या माना गया? खाद्य फसल माना गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्राय है जिसमें 10% से अधिक सुक्रोज हो, जिसमें 50% से अधिक सुक्रोज हो, जिसमें 70% से अधिक सुक्रोज हो, या जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो। सही आंसर डी आएगा, जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो। आवश्यक वस्तु में किसी वस्तु को जोड़ने एवं घटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, या ए बी दोनों को। सही आंसर बी आएगा, केंद्र सरकार को। एक केंद्र सरकार का विषय है। आवश्यक वस्तु में जो भी किसी वस्तु को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। टोटल 7 वस्तुएं आती है, 7 वस्तुओं का सूची आती है जिसके आधार पर ये किसी को भी घटा बढ़ा सकता, मैंने 7 विषय के अंतर्गत ये जोड़ती है और घटाती रहती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस अधिनियम के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र कहाँ रखा जाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष, लोकसभा के समक्ष, राज्यसभा के समक्ष, या संसद के दोनों सदनों के समक्ष। सही आंसर डी आएगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में निम्न में से कौन सी वस्तु शामिल है? सैनिटाइजर, मास्क, दाल, चावल, गेहूं, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर मास्कों को रखा गया था 2019 में, लेकिन जब देखा कि इसको कोई आवश्यकता नहीं तो इसको हटा दिया गया। उसी प्रकार दाल चावल गेहूं को 20 सितंबर को इसको दाल चावल गेहूं इसको भी हटा दिया गया आवश्यक वस्तु से। तो इस प्रकार आप आज की डेट में अभी कंडीशन में इनमें से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन वसूल की जाने वाली रकम पर कितने प्रतिशत के दर से ब्याज वसूला जा सकता है? 10%, 20%, 15% या 23%। सही आंसर जो इसका आएगा वो सी आएगा, अर्थात 15% की दर से वसूला जा सकता है। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? औषधि, जूट से बने वस्तुएं, उर्वरक, या किताबें। ये सभी शामिल है, औषधि, जूट से बनी वस्तुएं, उर्वरक, लेकिन किताबें को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदान, वितरण के नियंत्रण के अधिकारों को उल्लेख है? धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, या धारा 10 के अंतर्गत। सही आंसर ए आएगा, धारा 3 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कितने समय में किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जिसे राज्य शासन ने नियुक्त किया है को अपील कर सकेगा? अपने को आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर, अपने को आदेश की संसूचना के 2 माह के भीतर, आदेश जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर, या आदेश जारी होने के 2 माह के भीतर आपको बताना है। सही आंसर जो इसका आएगा ए, अर्थात अपने को आदेश की संसूचना के 1 माह के भीतर ये क्या कर सकता है? जब भी उसको सूचना मिले तब 1 माह के भीतर वो अपील कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा के अधिनियम के उल्लंघन के दंड का प्रावधान है? इसमें दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 6B, 6A, 7 या 8। सही आंसर इसका जो आएगा
वो आएगा 7, अर्थात अधिनियम 7 के अंतर्गत। अधिनियम 7 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? धारा ए, धारा 12A, धारा 12AB, धारा 12 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा, धारा 12AA में दिया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती? यह क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा ऑप्शन में लेने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो ऑप्शन यहां पर अपने सामने ये आता है, पूरा दिखा दूं। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती? ए, आवश्यक वस्तुओं के विपणन हेतु कीमतों का नियंत्रण, किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण इत्यादि का आदेश, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का अनुज्ञा पत्र द्वारा विनियमन, और विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु के बिक्री का प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर जो आएगा, कोई भी जो यहाँ पर आज्ञा दिया जाएगा, मैंने बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मैंने डी आंसर आना था कि विक्रय के लिए रखी किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय पर प्रतिबंध ये नहीं लगा सकती है। तो ये वाला आंसर इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इस अधिनियम की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति को धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कथन करने के लिए अपेक्षित होने पर मिथ्या कथन करता है, या उनकी जानकारी में है कि यह किसी सार्वजनिक विशिष्ट में मिथ्या है, दंडित किया जाएगा? अर्थात जो व्यक्ति जानता है कि यह मिथ्या बोल रहा है, इसके बावजूद मिथ्या कथन कर रहा है, उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में कहा गया है? यह कहा गया है, सही आंसर बी आएगा, धारा 9 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोल या कच्चा जूट। सही आंसर सी ए आएगा, सीमेंट। इसमें सीमेंट को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर उभर कर आता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इससे संबंधित अपराधों के विचारण कहां किया जाएगा? सेशन न्यायालय में, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में, या जिला मजिस्ट्रेट में? सही आंसर सी आएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इसका किया जाएगा। मैंने संज्ञान या संबंधित अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो रिपोर्ट भेजी जाएगी जिला आपूर्ति अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, राज्य सरकारों को या संभागीय आयुक्त को? सही आंसर बी आएगा, जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। इस अधिनियम की धारा 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? मिथ्या कथन पर धारा 9 में था, और उसमें दंड का प्रावधान बताइए, कितना दंड दिया जाएगा? 2 माह का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास, या 5 वर्ष का कारावास? सही आंसर डी आएगा, 5 वर्ष का कारावास उसे दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखते हैं। इस अधिनियम की किस धारा में कंपनियों द्वारा गठित अपराध के विरुद्ध सजा का प्रावधान का उल्लेख है? धारा 7, धारा 3 का, धारा 10 या धारा 7? यहां धारा 7 2 बार आ गया, तो आपको तीनों बताना, धारा 7, धारा 3 का या धारा 10, इसके में से कोई भी एक आ सकता है। सही आंसर सी आएगा, धारा 10 में कहा गया है। माने कंपनियों के विरुद्ध जो भी गठित अपराध होगा वो धारा 10 के अंतर्गत आएगा। इस अधिनियम के तहत न्यायालय अपराधों का संज्ञान किसकी रिपोर्ट पर करेगा? लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर, समाचारों में दृष्टिगत करने के बाद, शिकायत पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त सभी स्थिति में?
सही आंसर बोला गया लोक सेवक। लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर ही जो है अपराध न्यायालय अपराध का संज्ञान करेगा और लोक सेवक माना जाएगा, माने लोक सेवक जो माना जाता है ये भारतीय दंड संहिता के धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत जितने लोक सेवक बताया गया उसके अंतर्गत तो मैंने ग्राम पंचायत का सरपंच भी लोक सेवक आया जाता है। याद रखेंगे ये सारे लोक सेवक आ जाए, ऐसा नहीं क्लास 2 ऑफिसर ही लोक सेवक आएंगे। तो लोक सेवक द्वारा लिखित रिपोर्ट पर ही क्या करेगा, न्यायालय संज्ञान अपराधों का संज्ञान लेगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।